डियर स्टूडेंट्स, बियॉन्ड लिमिट्स में हम दूसरी बार मिल रहे हैं पेपर 2020 का पार्ट टू में हम देखते हैं पार्ट वन जैसा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे। पार्ट वन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, पार्ट टू कैसा है जरा देखने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन एनालिसिस ऑफ पेपर टू। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर वन पेपर टू क्या कह रहा है? ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, यानी कि ये पहली बार बहुत सालों बाद पीरियोडिक टेबल पे क्वेश्चन आया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आयनाइजेशन पीरियोडिक टेबल पे फर्स्ट दे रखिए, टू दे रखिए, थ्री देखिए, और फोर एटम्स एंड एटॉमिक नंबर जिनके हैं n+1, n+2 और n+3। एक चार्ट भी दे दिया है वेयर n इज लेस देन 10, यानी जो n की वैल्यू है वो लेस देन 10 है, और टैबलेटेड दिया हुआ है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? n की वैल्यू क्या होगी ये हमें पता करना है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। आयनाइजेशन 1, 2, 3 दे रखी है। सबसे हाईएस्ट आयनाइजेशन दे रखी है 2081, यानी n+1 की जो वैल्यू है उसकी आयनाइजेशन बहुत ज्यादा वैल्यू है, और सबसे छोटी आयनाइजेशन वैल्यू दे रखी है 496, वो है आपकी n+2 की। छोटी आयनाइजेशन मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये एक एल्कली मेटल हो सकता है, कोई पक्का नहीं है लेकिन चांसेस है एल्कली मेटल होने के। और n+3 अगर आप देखें इसकी वैल्यू n+2 से बड़ी है तो ये एल्कलाइन अर्थ मेटल हो सकता है, और जिसकी हाईएस्ट वैल्यू है वो आपका नोबल गैस हो सकता है। नाउ इसी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि क्या ये बात सही जा रही है, क्योंकि अगर ये एल्कली मेटल है तो इसका जो जंप है समवेयर अराउंड 9 टाइम्स जंप आ रहा है, तो इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी एल्कली मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है NS1। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो हमारे को ये नोबल गैस कॉन्फिडेंस मिलता है, और नोबल गैस में कॉन्फिडेंस ये 4562 वैल्यू है, इसका मतलब 9 टाइम्स ज्यादा। और यहां भी अगर ध्यान से देखें ये पहला, उसका जंप कोई बड़ा नहीं है, ये जंप है अराउंड 1451, यानी डबल के आसपास। लेकिन फिर अचानक अगेन बहुत बड़ा जंप है, ये अराउंड 6 टाइम्स जंप आ रहा है आपका, 5 to 6 टाइम्स जंप आ रहा है। तो इसका मतलब ये एल्कलाइन अर्थ मेटल का जो गैस है वो हमारा सही जा रहा है, ये एल्कली मेटल से जा रहा है। और ये क्या होगा, ये हमारा पहला जो है आपका ये 1681, ओके, काफी बड़ी वैल्यू है लेकिन इतनी बड़ी नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है वो आ रही है 3374, जो कि अगेन डबल से ज्यादा है थोड़ी सी, और फिर वापस ज्यादा। सो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि जो n+2 जो है वो आपका कहीं ना कहीं एल्कली मेटल है, तो n आपका नोबल गैस है, तो ये एक कहीं ना कहीं आपके हैलोजन फैमिली से रिलेटेड हो सकता है। और हैलोजन फैमिली से रिलेटेड अगर हो सकता है तो हमें चाहिए लेस देन 10, तो इसका मतलब n की वैल्यू यहां पे 9, ये 10, ये 11 और ये 12 होने के चांसेस है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? द वैल्यू ऑफ n इज 9। लेट्स सी कि कितना एनालिसिस में कितने परसेंट लोगों ने सही किया। काफी लोगों ने सही किया, 26.85% ने सही किया, लेकिन रॉन्ग का परसेंटेज भी डबल है। इस तरह से हम ये समझ में आ रहा है कि ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट था जिसको भी बच्चों ने गलत किया बाय नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दी आयनाइजेशन एनर्जी का टेबुलर फॉर्म। बहुत प्यारा सवाल है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। कौन कौन से कंपाउंड्स दिए हैं लिक्विड फॉर्म में? O2, HF, H2O, NH3, H2O2, CCl4, chloroform, benzene and chlorobenzene. When a charged comb is brought near it, यानी ये जो कंघी है ये चार्ज है, और इससे जो लिक्विड जो फ्लो हो रहा है वो अट्रैक्टेड हो रहा है। तो हमें बताने हैं हाउ मेनी ऑफ देम आर सोर्स डिफ्लेक्शन एज पर द फॉलोइंग फिगर, यानी कितने अट्रैक्टेड हो रहे हैं। अट्रैक्टेड कौन होंगे? जिनके अंदर चार्ज होगा, चार्ज होगा वो अट्रैक्टेड होंगे, यानी नॉन सिमेट्रिकल। जो नॉन सिमेट्रिकल कौन है? आपका पहले O2 हमारा सिमेट्रिकल है, और अनसिमेट्रिकल वो कौन कौन है? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं HF से, फिर H2, यस H2 सिमेट्रिकल नहीं है, फिर आ जाएगा NH3 नॉन सिमेट्रिकल है, फिर H2O2 नॉन सिमेट्रिकल है, फिर CCl4 नॉन सिमेट्रिकल नहीं, सिमेट्रिकल है, CCl4 सिमेट्रिकल है। देन क्लोरोफॉर्म आपका नॉन सिमेट्रिकल है, बेंजीन सिमेट्रिकल है, और क्लोरोबेंजीन वो आपका अनसिमेट्रिकल है। सो इस तरह से हमारे पास टोटल कितने आ गए? 6 अनसिमेट्रिकल आ गए, 6 अनसिमेट्रिकल आ गए, 6 के 6 अट्रैक्टेड होंगे, यानी ये जो 6 मॉलिक्यूल्स है वो उनकी जो स्टीम आएगी वो कॉम की तरफ अट्रैक्टेड होगी। सो आंसर इज 6। देखते कितने लोगों का सही हुआ। ओके, बहुत सारे नंबर, 19.32% लोगों का सही हुआ।
बट रॉन्ग भी काफी बड़ा परसेंट, डबल लोगों का रॉन्ग भी हुआ। ऑब्वियसली इसमें जो बात समझ नहीं पाए लोग कि जो कोम है वो अगर चार्ज स्पीसीज है तो चार्ज स्पीसीज यानी नॉन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स को वो अट्रैक्ट करेगी, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट तो जीरो हो जाता है। चलिए नेक्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है? एक केमिकल रिएक्शन बिटवीन द स्टोइकियोमेट्रिक क्वांटिटीज ऑफ KMnO4 और KI की हो रही है। KMnO4 और KI की रिएक्शन हो रही है। क्या हो रही है? बेसिक मीडियम में। अगर बेसिक मीडियम में हो रही है और वो स्लाइटली बेसिक है तो KMnO4 किस ऑक्सीडेशन में जाता है? +4 में। हमें पता है हाईली एसिडिक मीडियम में जाता है वो +2 में, और हाईली बेसिक में जाता है वो +6 में, और स्लाइटली बेसिक में जाता है वो +4 में। सो यानी KMnO4 जो है यहाँ पे +7 से जा रहा है +4 की ऑक्सीजन स्टेट में, यानी वो पर मोल में 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। तो उसका एन फैक्टर कितना हुआ? 3। तो उसका एन फैक्टर 3 है। ये नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, एन फैक्टर है। तो KI इज वीकली बेसिक सॉल्यूशन में जो जा रहा है वो जा रहा है I2 में, यानी वो KI से जा रहा है I2 में। तो जब वो KI से I2 में जा रहा है, अगर आप इसको बैलेंस करेंगे तो वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है 2 KI के कारण। अब वो कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 रिलीज व्हेन 4 मोल्स ऑफ KMnO4 कंज्यूम। अगर 4 मोल्स ऑफ KMnO4 कंज्यूम हो रहा है, यानी कि अगर 4 मोल्स KMnO कंज्यूम हो रहा है, तो आपको बुक सिंपल बात है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हमें मिल रहे हैं वो है 12 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि +7 से +4 में 12 इलेक्ट्रॉन्स वो लेगा। किससे लेगा? वो KI से लेगा। 12 मोल इलेक्ट्रॉन्स KI से लेने के लिए KI को कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करने पड़ेंगे? 12। 2 से 2 रिलीज हो रहे हैं, तो हम इसको अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें रिलीज कर देगा KI, और वही रिलीज इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? KMnO4 लेगा। एक सिंपल रेडॉक्स बैलेंसिंग है ये, और सिंपल रेडॉक्स बैलेंसिंग से ये पता चल रहा है कि ये जो आपका I2 रिलीज होगा वो रिलीज होगा 6 मोल्स। 6 moles of I2 will be released, और इसका मतलब इसका आंसर भी 6 है। करेक्ट रेस्पॉन्स। आई थिंक दिस वाज वेरी इजी क्वेश्चन, और इसमें इतना कम रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए था। रॉन्ग रिस्पॉन्स का परसेंटेज भी काफी बड़ा है। ये कोई बहुत बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, बट अगर आपको KMnO4 की रिएक्शन याद नहीं है, जो कि KMnO4 K2 रिएक्शन जो डी ब्लॉक की वेल नोन कंपाउंड्स है, इनकी रिएक्शन अगर आपको याद नहीं है तो दिक्कत आएगी, और ये उसी का दिक्कत का परिणाम था, क्योंकि हमें रिएक्शन नहीं दी थी और हमें नहीं पता था कि अगर ये KMnO4 किस ऑक्सीजन स्टेट में जाएगा। अगर KMnO4 का ऑक्सीजन स्टेट अगर पता होता तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाता। सो डियर स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान रखिए, जो डी ब्लॉक की रिएक्शन है स्पेशली KMnO4 K2Cr2O7 की, ये तो याद रखनी है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है? एन एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्रोमेट। पोटेशियम क्रोमेट अगेन एक डी ब्लॉक का ही क्वेश्चन है। एन एसिडिफाइड सॉल्यूशन है पोटेशियम क्रोमेट का वाज लेयर्ड विद एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ एमाइल अल्कोहल। एमाइल अल्कोहल बेसिकली लैब में यूज होने वाला अल्कोहल है। व्हेन इट हैज बीन टेकन आफ्टर एडिशन ऑफ 1 ml 3% H2O, ब्लू अल्कोहलिक लेयर, ब्लू अल्कोहल की लेयर वाज ऑब्टेन्ड। ब्लू कलर का पोटेशियम क्रोमेट का सॉल्यूशन को जब एमाइल को तो ब्लू कलर, द ब्लू कलर इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्रोमियम 6 कंपाउंड X। तो हमें पता है जो क्रोमेट होता है ये आपके इन द प्रेजेंस ऑफ एमाइल अल्कोहल, अगर हम उसमें H2O के साथ डालें तो ये एक वेल नोन कंपाउंड बनाता है। बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर वाला कंपाउंड है, ये बहुत ही कॉमन है, जिसमें इसकी ऑक्सीजन स्टेट है +6, क्योंकि इसमें पेरोक्साइड लिंकेज है। 2 ये दिख रहे हैं आपको पेरोक्साइड लिंकेज। द ब्लू कलर इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्रोमियम 6 कंपाउंड। एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड विद द क्रोमियम थ्रू ओनली सिंगल बॉन्ड। ऑब्वियसली बहुत ही बेसिक सवाल है। इसके साथ जो सिंगल बॉन्ड के साथ जो बॉन्डेड है उसका नंबर है 4। सो आंसर इज 4। एंड इसको सही करने का वाले परसेंटेज अगेन बहुत कम है, क्योंकि अगेन उनको डी ब्लॉक की रिएक्शंस के बारे में आइडिया नहीं है। डी ब्लॉक का वेल नोन क्वेश्चन है ये, और रॉन्ग रेस्पॉन्स वाले काफी कम है, लेकिन इसको काफी लोगों ने अटेम्प्ट ही नहीं किया। अगर आप देखेंगे क्वेश्चन को पढ़ के लोगों को लगा पता नहीं क्या पूछ रहा है, जबकि ये बहुत ही बेसिक सी बात पूछ रहा है। वो आपसे पूछ रहा है जो पेरोक्साइड लिंकेज, जो क्रोमियम पेरोक्साइड होता है, इसको उसको समझ नहीं पाए बच्चे, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन गिनने थे, जो कि एकदम स्ट्रक्चर से बहुत ही आसानी से हो रहा था। नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5, द स्ट्रक्चर ऑफ द पेप्टाइड। पेप्टाइड लिंकेज, यानी ये वाला पेप्टाइड लिंकेज ये दिख रहा है आपको, ये वाला पेप्टाइड लिंकेज, ये दो पेप्टाइड लिंकेज दिख रहे हैं आपको। अब पेप्टाइड लिंकेज दिख तो रहे हैं, आगे क्या पूछा है? इफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द नेट चार्ज, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द नेट चार्ज ऑफ द पेप्टाइड एट pH2 पे पेप्टाइड लिंकेज पूछा है, यानी ये एसिडिक मीडियम पे पूछा है। pH 6 पे पूछा है, यानी न्यूट्रल या ज़्यूट्राइन वाले में पूछा है,
और एक pH 11 में पूछा है जो कि बेसिक है, यानी बेसिक पे पूछा है, एसिडिक पूछा है और न्यूट्रल पूछा है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल पार्ट है कौन से। जब pH 2 है यानी एसिडिक है, तो एसिडिक में हमें दो बेस मिल रहे हैं, ये रहे बेस। pH 2 में हमें ये दो पार्ट मिल रहे हैं जहां पे आपको एसिडिक H+ जुड़ा हुआ मिलेगा। H+ जुड़ते ही यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, तो यानी इसमें जो चार्ज होगा Z1 में चार्ज होंगे, दो जगह चार्ज होंगे +1 के, तो ये +2 होगा, राइट। अब देखते हैं कि pH 11 एसिडिक देख लिया, बेसिक देखते हैं। बेसिक 11 में हमें बेस दिख रहे हैं, एक तो ये एसिडिक दिख रहा है, एक ये वाला दिख रहा है, और एक फिनॉल भी आपका एसिडिक पार्ट में आएगा। तो जो Z3 दिख रहा है हमें, Z3 में हमें दिख रहे हैं माइनस चार्ज, 3 माइनस चार्ज, क्योंकि हम जब इसमें बेस डालेंगे तो ऑब्वियसली ये H चला जाएगा, ये जब H चला जाएगा तो यहां पे माइनस चार्ज आएगा। तो Z3 के साथ हमें 3 माइनस चार्ज दिख रहे हैं, -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 +1 +1। सो टोटल चार्ज कितना है यहाँ पे? टोटल है आपका 2, और इसकी टोटल वैल्यू कितनी है? इसकी टोटल वैल्यू है 3। अब बात करते हैं ज़्यूटरायन या न्यूट्रल pH 6 पे। अब pH 6 पे हमारे पास चार्ज कहां आएंगे, चार्ज कहां आएंगे देखने वाली बात, सोचने वाली बात है कि हम देखेंगे ये जो H है, ये वाले जो H है, ये H, दो H है, और ये दोनों ही H के जो H है वो यहां आके जुड़ेंगे, यहां लोन पेयर अभी भी है, यहां जुड़ जाएंगे। ऐसे में हमारे पास यहां पे दो नेगेटिव आएंगे और दो ही पॉजिटिव आएंगे। दो नेगेटिव है, दो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब टोटल चार्ज कितना है? टोटल नेट चार्ज जो है वो है आपका 0, यानी Z1 में चार्ज है +2, Z3 में चार्ज है +3, ऐसा तो है -3 बट मॉड वैल्यू ले रखी है तो इसलिए 3, तो मॉड वैल्यू के साथ 2 और 3 5, तो इसकी Z वैल्यू का समेशन होगा 5। ठीक है, आई थिंक ये बहुत प्यारा सवाल लगा, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, डिफरेंट सवाल था। देखते हैं इसको कितने लोगों ने सही किया। इसको करेक्ट करने वाले में सिर्फ 2.8 है। ना केवल इसमें अच्छा ज़्यूटरायन का कॉन्सेप्ट यूज किया, एसिडिक बेसिक मीडियम का कॉन्सेप्ट यूज किया, बट साथ में बहुत ही अच्छे से डिस्गाइज किया कि आपको क्या लॉजिकली आपको पेप्टाइड समझ में आता है या सिर्फ आपने सुपरफिशियली चीजों पढ़ी है। बहुत प्यारा सवाल है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन 6 कह रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है C8H10O2 रोटेट्स द प्लेन पोलर लाइट, यानी ये एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है बच्चों। जो C8H12O2 है ये एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। अब वो ऑप्टिकली कंपाउंड क्या कर रहा है? प्रोड्यूसेस पिंक कलर विद न्यूट्रल FeCl3। ये न्यूट्रल FeCl3 के साथ जो पिंक कलर वाली जो बात चल रही है, इसका मतलब है कि उसके अंदर एक फिनोलिक ग्रुप है, यानी कोई ना कहीं उसके अंदर फिनोलिक पार्ट है। अगर इसके अंदर फिनोलिक पार्ट है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर फॉर दिस कंपाउंड? इसके टोटल नंबर ऑफ आइसोमर बनाने हैं। सबसे पहले डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देख लेते हैं, इसका कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन चल रहा है। C8 है तो H कितने होने चाहिए थे? H होने चाहिए थे आपके 18, तो यानी 4 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो है 4 दिख रहा है, तो इसका मतलब एरोमेटिक कंपाउंड के चांसेस तो बिल्कुल है। ठीक है, अब ये कंपाउंड दिख गया। अब इसमें एक OH ग्रुप भी होगा क्योंकि हमारे को FeCl3 न्यूट्रल का टेस्ट दे रहा है ये। अब बचे कितने? 2 कार्बन और 1 O, 2 कार्बन 1 O। देख लेते हैं बैलेंस हो रहा है नहीं हो रहा है। ये हो गए 5 हाइड्रोजन और यहां हो गए आपके 5 हाइड्रोजन, 10 हाइड्रोजन, बिल्कुल सब कुछ मैच कर रहा है। देखिए अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के आइसोमर बताने हैं, इसके ऑब्वियसली प्लस एंड माइनस 2 बनेंगे, ये ऑर्थो है। वैसे ही हम एक मेटा बना सकते हैं, मेटा पे भी हम ये वाला ग्रुप लगा सकते हैं, इसके भी प्लस माइनस हो जाएंगे 2 ग्रुप, क्योंकि आपका जो OH है वो दोनों फॉर्म आ सकता है, क्योंकि ये कायरल सेंटर है, यहां भी कायरल सेंटर है, यहां पे CH2 नहीं, यहां पे एक CH होगा। ठीक है, अब तीसरा कौन सा होगा? पैरा वाला। तीसरा वाला पैरा वाला बनेगा। इसका मतलब इसके टोटल कितने बन रहे हैं? इसके 2 बन रहे हैं, इसके 2 बन रहे हैं और इसके भी 2 बन रहे हैं, क्योंकि ये भी कायरल सेंटर है। तो टोटल कितने बनेंगे? यहाँ पे 6 बनेंगे। टोटल 6 बन रहे हैं, और ये 6 जो बन रहे हैं ये सारे के सारे टेस्ट दे रहे हैं आपका फिनॉल का। ये बात ध्यान रखना कि ये OH को मैंने इधर क्यों नहीं किया। अगर मैं OH को उठा के यहां करता तो ये कायरल नहीं रहता, तो इसलिए मुझे यहां पे ही कायरल सेंटर बनाना था, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं बनता। सो
आई थिंक ये सवाल कंपैरेटिवली इजी है, देखते हैं कितने लोगों का ये सही हुआ। करेक्ट रिस्पॉन्स ओनली 8.52। इसका मतलब टेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, सारे टेस्ट याद रखना और नेम रिएक्शन याद करना। यहां पे काफी बच्चों ने इसको सोचा ही नहीं। अनअटेम्प्टेड 63.1। मैंने कहा ना, जब आपका बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन आ जाता है तो जो अनअटेम्प्टेड वाले जो बच्चे होते हैं वो काफी बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा लॉजिक था नहीं, देख के ही डर जा रहे हैं बच्चे। डियर स्टूडेंट, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है, एक एक्सपेरिमेंट लिया गया है जिसमें m ग्राम ऑफ कंपाउंड x जो है वो गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, राइट, और टेकन इन ए कंटेनर। यहां इसको x को लिया गया है और ये मास के साथ इसको बैलेंस किया, बट यहां पे फर्स्ट फिगर में देखो, यहां पे लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट है। मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट मतलब यानी जितना मास लिया गया है और इसके साथ बैलेंस करके बिल्कुल इसको बैलेंस आउट किया है, कहीं भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं है बैलेंस में। लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड आपने प्रेजेंट कर दिया तो ये थोड़ा अपवर्ड जा रहा है, ये थोड़ा डाउनवर्ड जा रहा है। अपवर्ड जा रहा है इसका मतलब ये है कि ये मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल हो रहा है, ठीक है, और ये डाउनवर्ड आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट हो रहा है। तो अट्रैक्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है और ये एक डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस है। सो लेट्स मूव बियॉन्ड दिस। प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड pan x इज आइदर डिफ्लेक्टेड अपवर्ड और डिफ्लेक्टेड डाउनवर्ड, जैसा हमको डायग्राम में दिख रहा है। एंड डिपेंडिंग ऑन द कंपाउंड x, अब कंपाउंड जो x को देख के आपको बताना है द करेक्ट स्टेटमेंट। x is H2O, the deflection of the pan is upward. Yes, H2O एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, यानी अगर ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है तो ये अपवर्ड ही जाना चाहिए, डेफिनेटली ये अपवर्ड जा रहा है। If x is H2O liquid, the deflection of pan is upward. सही कह रहे हो, ये सही जा रहा है। If x is K4 FeCN6, K4 FeCN6 वेल नोन कंपाउंड है जिसमें आयरन +3 में है, नहीं +2 में है, और साइनाइड जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, तो इसने इसके d6 इलेक्ट्रॉन्स को सबको पेयर्ड कर दिया होगा और सारे इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड करके आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना रहा है। तो ये रहे इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स आयरन के और ये लिगैंड साइनाइड के। सो K4 FeCN6 में जो आयरन +2 है उसके जो 3d6 इलेक्ट्रॉन्स है सारे के सारे पेयर्ड है, एंड सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, तो वो भी एक तरह का डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। और वो कह रहा है कि पैन इज मूविंग अपवर्ड, अगेन अपवर्ड। डेफिनेटली ये वाला बात भी सही जा रही है, यानी बी ऑप्शन भी करेक्ट है। सी क्या कह रहा है, एक्स इज O2, O2 हमें पता है पैरामेग्नेटिक सब्सटेंस है, O2 के एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। द पैन इज डाउनवर्ड, यस पैरामेग्नेटिक सब्सटेंस O2 है, उसमें वो डाउनवर्ड जाना ही था, यानी ये O2 के लिए और ये H2O और पोटेशियम फेरोसाइनाइड के लिए, K4 FeCN6 के लिए। आगे क्या पूछा है, X इज बेंजीन लिक्विड, डिफ्लेक्शन ऑफ पैन इज डाउनवर्ड। बेंजीन तो आपका बिल्कुल सबसे पूरा बैलेंस्ड है, वो तो डायमैग्नेटिक है, तो वो डाउनवर्ड क्यों जाएगा, वो तो अपवर्ड जाएगा, वो तो पैरामैग्नेटिक है ही नहीं, बेंजीन तो डायमैग्नेटिक है। तो इसका मतलब ये आंसर गलत है, इसका आंसर होगा ABC। बेंजीन तो आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है और सारे इलेक्ट्रॉन्स उसके पेयर्ड है, तो उसको हम डायमैग्नेटिक लेंगे और वो डायमैग्नेटिक जो है अपवर्ड जाता है। यहां क्या लिखा हुआ है, डाउनवर्ड लिखा हुआ है। हेंस फ्रेंड्स ये जो आंसर है इसका ABC। अच्छा देखो इसका जो आंसर है ABC, तो स्टूडेंट्स डी इसका आंसर नहीं होगा। डी इसका आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक्स जो है वो बेंजीन है लास्ट वाले डी ऑप्शन में, और बेंजीन जो है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में जो चीजें जा रही है वो जा रही है अपवर्ड जा रही है, जैसा आपने देखा इन केस ऑफ H2O, इन केस ऑफ K4 FeCN6। सो इसका जो आंसर होगा ABC। लेट्स सी कि इसका एनालिसिस क्या कहता है। डी ब्लॉक का बहुत प्यारा सवाल था, करेक्ट रिस्पांस काफी कम लोगों ने दिया, रॉन्ग रिस्पांस भी काफी कम लोगों ने दिया, तो लेकिन अनअटेम्प्टेड काफी। क्वेश्चन को देख के डर जाना, क्वेश्चन को ना अटेम्प्ट करना, ये बहुत बड़ा कारण है कि हम जे एडवांस को क्लिक नहीं कर पाते। जे एडवांस को पेपर को क्वेश्चन को देख के नहीं डरना चाहिए। क्वेश्चन बहुत ही बेसिक था, क्या देखना था, डायमैग्नेटिक पैरामीटर, और सबको डायमैग्नेटिक पैरामीटर इन सबके बारे में पता था, सिर्फ एलिमेंट्री आइडियाज को यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना था। Dear students, let's do question number 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, which the following plot is correct for the given reaction। कौन से प्लॉट दिख रहे हैं, ये प्लॉट तो केमिकल काइनेटिक्स के दिख रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स के प्लॉट्स दिख रहे हैं, और कौन सी रिएक्शन है, रिएक्शन यहाँ पे टर्शरी एल्कालाइड की NaOH से टर्शरी अल्कोहल बनने वाली रिएक्शन है। साफ समझ में आ रहा है ये एक SN1 रिएक्शन है। SN1 रिएक्शन में क्या होता है, SN1 का जो ऑर्डर होता है वो होता है 1, ऑर्डर 1, मॉलिक्युलरिटी 1, सब कुछ 1। चलिए देखते हैं क्या ग्राफ है, T half वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन।
टी हाफ वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ग्राफ है भाई। टी हाफ जो है इस ग्राफ से समझ में आ रहा है वो इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है। हाँ होता है, क्योंकि अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन याद हो तो 0.693 डिवाइडेड बाई कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, यानी टी हाफ का मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से कोई लेना देना नहीं है। मोलार कॉन्सेंट्रेशन क्योंकि टी हाफ फिक्स्ड है। तो ये जो ए ऑप्शन है ये करेक्ट है, ग्राफ बिल्कुल सही बना हुआ है। अब बी क्या बना है, इनिशियल रेट। इनिशियल रेट आपका रेट एक्सप्रेशन क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का रेट एक्सप्रेशन होता है रेट इक्वल्स टू के इनटू P0 की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। सो इनिशियल रेट जो है वो कॉन्सेंट्रेशन के डिपेंडेंट है, यानी अगर आपका जो टाइम जीरो पे रेट जो होगा वो P0 पे डिपेंडेंट होगा। लेकिन ये ग्राफ तो कुछ और दे रखा है, यहाँ तो P0 पे अगर आपका जीरो है तो रेट दिखा रखी है, अगर कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा तो रेट कहां से आएगी। ऑब्वियसली बी जो ग्राफ है वो आपका गलत है। अब देखते हैं ये क्या दे रखा है, ये ग्राफ, ये तो फर्स्ट एक्सप्रेशन का, फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन है। फर्स्ट ऑर्डर एक्सप्रेशन क्या कहता है कि P इज इक्वल्स टू P नॉट e टू पावर माइनस के टी। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस P नॉट को उधर लेके गए, P इक्वल्स टू P नॉट e माइनस के टी। अब इसको हम लॉग लेते हैं, लॉग P अपॉन P0, ये आ गया आपका माइनस के टी, यानी स्लोप नेगेटिव है। ये स्लोप नेगेटिव नहीं हो रहा, यानी ये डी वाला ऑप्शन भी गलत है। अब यहीं से अगर आगे बढ़े तो वो क्या कह रखा है, क्यू, क्यू क्या है, प्रोडक्ट। अगर हम इसको 1 माइनस करें दोनों तरफ तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा PO माइनस P डिवाइडेड बाई PO, एंड ये हो जाएगा इक्वल्स टू 1 माइनस e टू पावर माइनस के टी, यानी ये P जो है P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इज इक्वल्स टू 1 माइनस e टू पावर माइनस के टी। ये वाला ग्राफ बन रहा है। P नॉट माइनस P को क्या बोल देंगे, हम बोल देंगे Q अपॉन P, Q अपॉन P। ये ग्राफ कैसे बनेगा, 1 माइनस के टी का ग्राफ ऐसा नहीं आएगा, ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह का। तो सी ऑप्शन भी आपका गलत जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें सिर्फ एक ग्राफ सही बनाया है, वो हाफ लाइफ वाला बनाया है, बाकी सारे ग्राफ गलत बनाए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को बहुत मजे से केमिकल एनालिसिस में यूज करते हुए सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, ग्राफ का लॉजिक यूज करते हुए। आई थिंक इस तरह क्वेश्चंस आप जेई एडवांस 2025 में भी जरूर पाएंगे। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, उससे पहले हम एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। एनालिसिस क्या कह रही है कि काफी ज्यादा लोगों ने इसको गलत किया। आई डोंट नो रीजन क्या है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही बेसिक था। केमिकल काइनेटिक्स के ग्राफ्स हमने क्लास में बहुत रेगुलरली पढ़े, ये ग्राफ्स काफी कॉमन है, उसके बावजूद भी ये कितने सारे गलत हो रहे हैं। और ये अनअटेम्प्टेड 25% ने ग्राफ को देख के क्वेश्चन छोड़ दिया। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होना चाहिए। केमिकल काइनेटिक्स के ग्राफ्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है केमिकल काइनेटिक्स जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, और 12th में भी काम आता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट, और ये दे रहा है, क्या कह रहा है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर एक्सट्रैक्शन, यानी मेटलर्जी का क्वेश्चन आ गया, मोस्ट वेटेड मेटलर्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट। ओके, ये तो सबसे कॉमन ओर है एल्यूमिनियम का, और वो ओर से ही हम एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट। सो क्या है, हाइड्रेटेड Al2 प्रेसिपिटेट्स व्हेन CO2 इज बबल्ड। बिल्कुल सही बात है, हम ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के रूप में प्रेसिपिटेट करते हैं इसको, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के रूप में करते हैं, और Al2O3.XH2O के रूप में हमारा प्रेसिपिटेट होता है। हाइड्रेटेड Al2O3 प्रेसिपिटेट व्हेन CO2 इज बबल्ड थ्रू द सॉल्यूशन। तो क्योंकि CO2 जो है वो आपका जो भी बेसिक मीडियम उसको हटाता है, और इसलिए ये प्रेसिपिटेट होता है। यानी फर्स्ट स्टेटमेंट तो 100% सही है, ये हमने बहुत बार पढ़ा है। क्या कर रहा है नेक्स्ट, एडिशन ऑफ क्रायोलाइट NaAlF6, ये भी वेल नोन है कि हमें पता है कि जो इनकी बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट को कम करने के लिए हम कैल्शियम फ्लोराइड और NaAlF6 भी ऐड करते हैं, लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट। बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, मेटलर्जी का बहुत कॉमन फैक्ट है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट जा रहा है। बहुत सही, बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। CO2 इज इवॉल्व्ड एट एनोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। यस, एनोड जो है बार बार रिप्लेस करने पड़ते हैं, क्यों, क्योंकि जो CO2 इज इवॉल्व्ड एट एनोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस, CO2 इज इन्वॉल्व, क्यों, क्योंकि जो एनोड है वो एनोड जो है कार्बन के बने होते हैं, और वो कार्बन जो है ऑक्सीजन से इवॉल्व होती है, उसका रिएक्ट करके CO2 बना देते हैं। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है मेटलर्जी का। CO2 इज इवॉल्व्ड एट द एनोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस, एनोड को बार बार रिप्लेस करना पड़ता है।
द कैथोड इज स्टील वेसल विद द लाइनिंग ऑफ कार्बन, एब्सोल्युटली करेक्ट, ये भी सही जा रहा है, यानी इसके चारों के चारों ऑप्शन सही है, क्योंकि लाइनिंग जो होती है वो स्टील की होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, साथ में वो कार्बन की होती है, जिससे कि वो भी कहीं ना कहीं आपका कैथोड होता है। तो कैथोड आपका जो है नॉन रिएक्टिव होता है, ग्रेफाइट के साथ बनाया जाता है, ठीक है, और ये जो बेसिकली कार्बन को यूज किया जाता है। सो ये चारों ऑप्शन सही है। मेटलर्जी का बहुत सालों बाद बढ़िया सवाल आया और बहुत बेसिक्स लॉजिक्स पे पूछे गए क्वेश्चन है, सारे के सारे नोन फैक्ट्स पे थे। सो लेट्स सी द एनालिसिस के एनालिसिस क्या कहता है। एनालिसिस में 5%, लेकिन जो पार्शियल करेक्ट करने वालों की जो परसेंटेज है, मैंने यहाँ पे जानबूझ के स्पेशल लिखी है, वो 79.84 है, यानी काफी लोगों को पार्टली पता था, हो सकता है लोगों ने डर के बारे एक आधा पार्ट को नहीं किया, अदरवाइज ये वाला क्वेश्चन तो होना चाहिए था। अगर देखें, अगर करेक्ट रिस्पॉन्स और पार्टली करेक्ट को बना दे तो ये 80% से ज्यादा 85% लोगों ने सही किया, क्योंकि ये बेसिक मेटलर्जी का सवाल था। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 10th। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10th में पूछ रहा है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। और करेक्ट कैसे पता चलेगा? पढ़ने से। SnCl2.2H2 इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। SnCl2 +2 में है और वो जाता है +4 में, क्योंकि Sn का स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट +4 होता है, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट लेड में लगता है, टिन में नहीं। तो Sn +4 में बनेगा तो साथ में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो आप अगले को रिड्यूस करेगा। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही जा रहा है, सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं क्या हो रहा है। SnO2 react with KOH to form K2SnOH6। यस, ये भी स्टेटमेंट सही है। क्यों? क्योंकि रिएक्शन होती है और Sn के साथ ये जो है ऑक्टेट ज्योमेट्री बनाता है, और ये एक वेल नोन रिएक्शन है, कोई दिक्कत आ नहीं रही, ये स्टेटमेंट भी जा रहा है सही। मैं स्ट्रक्चर कॉपरेट कर देता हूं आपके लिए। हाइब्रिडाइजेशन इसकी आपकी sp3d2 है, यानी बी स्टेटमेंट भी सही है। स्टेटमेंट सी, सॉल्यूशन ऑफ PbCl2 इन HCl, PbCl2 इन HCl अगर आप देखोगे तो क्या बनता है? PbCl4-2, इसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए 2H+ को लेते हैं, ये बनता है। क्या ये Pb+2 आयन दे रहा है? नहीं दे रहा। Cl दे रहा है? नहीं दे रहा। ये तो ये आयन्स दे रहा है, तो ऑब्वियसली ये गलत है। अब हमारे पास एक मिक्स ऑक्साइड है Pb3O4, तो वो है आपका PbO और PbO2। पहली बात तो ये कह रहा है कि विद हॉट डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू गिव यू PbO2, भाई PbO2 तो पहले से ही है, इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। तो सबसे पहले ये हॉट डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, ये कॉन्सेंट्रेटेड के साथ रिएक्ट करता है, और अगर ये कॉन्सेंट्रेटेड के साथ रिएक्ट करेगा तो डेफिनेटली आपको PbO2 तो देगा, क्योंकि उसको तो टच ही नहीं करता, वो PbO को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, यानी वो PbO2 जरूर बनाता है, लेकिन वो हॉट कॉन्सेंट्रेटेड के साथ बनाता है, डाइल्यूट के साथ नहीं बनाता, कॉन्सेंट्रेटेड के साथ बनाता है। और ये जो रिएक्शन है ये रिडॉक्स नहीं है, रिडॉक्स है ही नहीं, क्योंकि उसमें PbO2 तो पहले से ही पड़ा हुआ था, PbO2 का तो कोई रोल ही नहीं है। सो ऐसे में इसका यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है, इसको हम इंक्लूड नहीं कर सकते, यानी डी ऑप्शन और सी ऑप्शन गलत है। ये बहुत प्यारा सवाल लगा, काफी चीजें घुमाई गई। चलिए देखते हैं अब इसकी एनालिसिस क्या कहता है। एनालिसिस कहता है कि इसको करेक्ट करने वाले की जो परसेंटेज है वो 4.028। डेफिनेटली ये सवाल ट्रिकी था, किसी एंगल से ये इजी सवाल नहीं था, काफी अच्छा घुमा था। अनअटेम्प्टेड 30%, जो कि थोड़ा सा अच्छा नहीं बात है। रॉन्ग रिस्पॉन्स 54.64, करीब काफी ज्यादा लोगों ने इसको मिस्टेक किया, क्योंकि इसमें काफी घूम पेच थे, सिर्फ एक नहीं, P ब्लॉक, D ब्लॉक, क्वालिटेटिव सबका इस्तेमाल किया गया था इसमें। चलिए स्टूडेंट, लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 11th। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर? कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। 4 कंपाउंड्स दिए हुए हैं, सारे सारे एल्निन डेरिवेटिव्स हैं। एक में प्राइमरी अमाइन के साथ करा हुआ है, इसमें सेकेंडरी कर दिया और ब्रांच कर दिया, NO2 ग्रुप डाल दिए, और ये स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस का बहुत प्यारा एग्जांपल भी उठा दिया। चलो देखते क्या कह रहा है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, तो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी सबसे ज्यादा बेसिक कौन है? आपको पता है इन दोनों में बेसिक सबसे ज्यादा तो ये है, कोई डाउट ही नहीं है। और सबसे घटिया बेसिक है ये, क्योंकि इसमें आपका जो लोन पेयर है मौका ही नहीं मिल रहा, क्योंकि रेजोनेंस हर कोने पे NH2 को लोन पेयर रेजोनेंस करके इन दोनों तीनों NO2 पे जा रहे होंगे। तो सबसे लीस्ट बेसिक जो है वो 3 है, इन्होंने 4 कर दिया। डेफिनेटली ये ऑर्डर गलत है। सो सबसे ज्यादा बेसिक इसमें कौन होगा? सबसे ज्यादा बेसिक होगा 4th, क्योंकि ये 2 NO2 ग्रुप की वजह से ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, ये झुक जाएगा, और जैसे ये झुक गया तो इसके डायनामिक लोन पेयर अवेलेबल है किसी को देने के लिए, साथ में इंडक्टिव इफेक्ट जो 2CH3 का वो तो है ही। सो ये सबसे ज्यादा बेसिक होगा 4th के बाद नंबर आता है सेकंड का, 4th के बाद नंबर आता है सेकंड का। तो 4th सबसे ज्यादा बेसिक, उसके बाद सेकंड सबसे ज्यादा बेसिक। सेकंड बेसिक क्यों ज्यादा? क्यों? क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। फिर उसके बाद बेसिक कौन सा होगा? फर्स्ट। उसके बाद फर्स्ट, क्योंकि उसके पास कुछ देने को नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है।
तो वो लोन पेयर दे सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन जो थर्ड है वो सबसे घटिया है। थर्ड सबसे घटिया, यानी बेसिक ऑर्डर का स्ट्रेंथ तो ये होगा। इन्होंने तो बिल्कुल ही उलट कर दिया, तो इसका मतलब ए ऑप्शन तो कट गया। चलिए आगे देखते हैं ऑप्शन क्या है। द मैग्नीट्यूड ऑफ पीकेवी डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2, 1 एंड 2 के बीच में जो डिफरेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, डेफिनेटली 2 बेटर है, लग भी रहा होगा बेसिक कैरेक्टर में अंतर आएगा, लेकिन बहुत बड़ा अंतर नहीं होगा, इंडक्टिव बहुत बड़ा डोमिनेटिंग इफेक्ट नहीं है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ पीकेवी डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2 इज मोर अच्छा देन बिटवीन द 3 एंड 4। 3 एंड 4 के बीच में तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये जो नाइट्रोजन लोन पेयर है वो डेस्परेटली अंदर आ रहा है और अच्छा खासा रेजोनेंस हो रहा है, वो चांस ही नहीं है कि लोन पेयर किसी को दे सके, जबकि यहाँ पे ये लोन पेयर आसानी से दे सकता है। ये बेंड हो रहा है, आउट ऑफ प्लेन जा रहा है, बेंजीन की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, सॉरी नाइट्रोजन की जो लोन पेयर जो है वो बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ रेजोनेंस नहीं कर पा रहे, वो आउट ऑफ प्लेन चले गए, तो ये आराम से लोन पेयर दे रहा है। थर्ड एंड फोर्थ में ये बात उल्टी होनी चाहिए, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये बात बिल्कुल उलट है। इनफैक्ट 3 एंड 4 के बीच में डिफरेंस ज्यादा होगा 1 और 2 के मुकाबले। देखते हैं नेक्स्ट, रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर इन 3, रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर इन 3 देन इन 4। यस, 4 में रेजोनेंस इफेक्ट हो ही नहीं रहा, ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि 4 में रेजोनेंस नहीं हो रहा, क्योंकि उसमें स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस हो रहा है, स्टेरिकली हिंडर्ड हो रहा है। सो द रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर इन 3 देन इन 4। ये स्टेटमेंट सही है, यानी कि ये हमारा करेक्ट जा रहा है स्टेटमेंट, हमने इसको सही लेते हैं। अब आता है स्टेरिक इफेक्ट मेक्स द कंपाउंड 4 मोर बेसिक देन 3, एब्सोल्युटली करेक्ट। इनफैक्ट लास्ट के जो दो स्टेटमेंट जो है वो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट को वापस से कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं कि क्या किस तरह से गलत जा रहे हैं। सो सी एंड डी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस की वजह से ये लोन पेयर जो है अंदर नहीं जा रहा, और यहाँ पे NO2 की वजह से ये लोन पेयर अंदर जा रहा है, और यहाँ पे इंडक्टिव की वजह से ये थोड़ा सा इससे ज्यादा बेसिक है। सो ऑब्वियसली ये बहुत प्यारा सवाल जिसमें मल्टी कॉन्सेप्ट को यूज किया। आई होप ये बहुतों ने सॉल्व किया होगा। लेट्स सी क्या कहता है एनालिसिस। एनालिसिस कहता है करेक्ट रिस्पॉन्स की संख्या 17.80, बट रॉन्ग की 50% लोगों ने गलत किया। डेफिनेटली ये क्वेश्चन हार्ड नहीं था, ये इजी क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन सही होना चाहिए था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ऑर्गेनिक का बड़ा लेंथी प्रोसेस दिख रहा है। क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या क्या चीजें फंसी है। एक C9H12 कंपाउंड P है, P हमारे दोनों ऑप्शन में दे रखे, देखते हैं इसमें 9 कार्बन है क्या। इसमें 9 कार्बन है, दोनों में 9 कार्बन है। H कितने हैं, H 12 है, 18 और 2 20, यानी इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होना चाहिए 4, और 4 है, दोनों में 4 है। तो C9 के साथ हमें H उम्मीद थी 20 की, जबकि है 12, तो इसका मतलब हमारे को 4 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन थी। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये इसके 2 हो गए, इसके 1 हो गए, और फिर आपका एक साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब P इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, जो बात गलत नहीं है। अब P इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, लेकिन P के बारे में क्या कहा जा रहा है। P के बारे में कहा जा रहा है कि P के साथ कोई रीजेंट रिएक्ट कराओ, और वो रीजेंट है अगर PD लिंडलार कैटलिस्ट, तो आपका पीडी का ट्रिपल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा, दोनों के रिड्यूस हो जाएंगे, यहाँ पे दोनों के डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएंगे, दोनों के अंदर ट्रिपल बॉन्ड है। अब अगर रिड्यूस होने के बाद जो KMnO4 आएगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो दोनों के हम एक बात करके देखते हैं कि पॉसिबल क्या है। पहले ए का बना के देखते हैं। ए का ए वाले का ये कंपाउंड जो बन रहा है, ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो रहा, ये कहीं से भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे 4 ग्रुप डिफरेंट नहीं है, क्योंकि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आइडेंटिकल आ रहा है, यानी इसका ऑप्शन ए नहीं है, ए इसका आंसर नहीं है। तो देखते हैं कि सी है क्या। सी का क्या होगा, सी का लिंडलार कैटलिस्ट से तो पहले तो एल्कीन बन जाएगा, और फिर आप जब KMnO4 डालोगे तो KMnO4 से कुछ स्टेटमेंट बन रहा है, ये कायरल सेंटर बन रहा है, यानी कि जो सी आंसर है वो करेक्ट स्टेटमेंट है, और जो ए स्टेटमेंट है वो गलत है। तो हमें अब सी के हिसाब से आगे बढ़ना है, क्योंकि हमें कंफर्म हो गया कि जो सी है वो ही हमारा पी है, और वो पता ऑप्टिकली एक्टिव एसिड से समझ में आ गया। कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बाकी के में क्या है।
अच्छा, बी जो है वो लिंडार कैटलिस्ट है, वो तो क्लियर हो ही गया, ये लिंडार कैटलिस्ट से ही ऐसा कुछ हो सकता है कि ऑप्टिक बन जाए, तो हमने ये क्रॉस चेक कर लिया, ये ऑप्शन डाल के देखा, ऑप्शन नहीं डालते तो ये क्वेश्चन और डिफिकल्ट हो जाता। अब देखते हैं कि आर के बारे में क्या कह रहे हैं। ये आर जो है वो चीज बन रही है जो हम चाहते हैं वो नहीं, आर जो बन रही है वो हम आर को बनाएंगे, आर बनाने के लिए हमें जो पी लिया उसमें NaNH2 डालेंगे, NaNH2 डाल के क्या होगा, इसका एसिडिक एच चला जाएगा, यानी हमारा जो पी है, बेसिकली हमारा पी जो है वो ये है, उसका एसिडिक एच जा चुका है, उसका एसिडिक एच जा चुका है, और वो एसिडिक एच जाने के बाद वो एसिटोफिनॉल के साथ रिएक्ट कर रहा है, जो कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। करके देख लेते हैं। ये बन रहा है, ऐसा कुछ बन रहा है, ऐसा कुछ बन रहा है जिसको अगर हम डिहाइड्रेट करेंगे तो ये जो हीट करेंगे तो यहां से ये एल्कीन बनेगा, यानी बेसिकली ये बन जाएगा पीएच, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, साथ में एक कार्बन और उस कार्बन से जुड़ा हुआ ये। प्रॉब्लम यहां पे ये है कि ये जो डबल बॉन्ड है और ये जो लिंकेज है इसके बीच में एक कार्बन और है, यानी बेसिकली उन्होंने इससे उन्होंने ये बनाया है, जबकि हमने पी ये लिया और पी से हमने ये बनाया, तो ऑब्वियसली ये मैच नहीं कर पा रहा क्योंकि इसमें कार्बन का एक गैप आ जा रहा है। सारी चीजें सही ले रखी है, बस कार्बन की पोजीशन गलत है क्योंकि उन्होंने पी इधर से लिखा है, क्योंकि इन दोनों में जो डिफरेंस है वो पोजीशन का डिफरेंस है। इसलिए बहुत प्यारा सवाल है, लॉजिक लगाना पड़ेगा, ऑप्शंस को यूज करना पड़ेगा, अगर सिंपल में करने जाएगा तो काफी टाइम लगेगा। सो इसका आंसर जो है वो है बी एंड सी। लेट्स सी कि एनालिसिस क्या कहता है। एनालिसिस कहता है कि ये एल्काइन, और वैसे तो बहुत सारे चैप्टर्स का यूज किया है बट मोस्टली एल्काइन की रिएक्शन ये थी, और करेक्ट रिस्पांस जो है वो सिर्फ 9.49 का था, क्योंकि ये क्वेश्चन आसान नहीं था, इसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट थे। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थी कि आप ऑप्शंस को कैसे यूज करते हो, ऑप्शन को यूज करना बहुत जरूरी, क्योंकि ऑप्शन से हमारे लिए ये क्वेश्चन बहुत है। अगर हम सिंपल में क्वेश्चन को अप्रोच कर जाते तो काफी डिफिकल्ट हो जाता। सो ऑप्शंस का यूज करना, देखिए पहले क्वेश्चन तब खत्म होता है जब आपने सारे ऑप्शंस ढंग से पढ़ लिए। तो मैं बार बार कहता हूं बच्चों को ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए, ऑप्शंस को डाल दोगे, देखिए चीजें बहुत जल्दी हो जाती है। डियर स्टूडेंट, लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है 13 क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन? A solution of 0.1 weak base is started with 0.1 m strong acid. Strong acid आप इसको ले सकते हो HCl, weak base को ले सकते हो थोड़ी देर के लिए NH3 यानी NH4OH। NH4OH का जो सॉल्यूशन है उसको टाइट्रेट कराया जा रहा है HCl से। दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर है, ध्यान रखना दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर है। वेरिएशन ऑफ पीएच विद सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ HA एडेड, यानी पीएच का वेरिएशन भी दे रखा है, और ये बेसिकली वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का ग्राफ दे भी रखा है, क्योंकि इस दौरान बीच में सॉल्यूशन क्या बन रहा है, NH4OH कुछ बच रहा है और NH4Cl बन रहा है। NH4Cl कैसे बन रहा है? क्योंकि जब आप उसमें एसिड डालोगे तो ऑब्वियसली NH4Cl बनेगा और वाटर बनेगा। ये दोनों कॉम्बिनेशन क्या है? ये है बेसिक बफर, और ये बेसिक बफर बन रहा है। इस दौरान जब देख रहे हैं कि व्हाट इज द पीके भी पूछा है, उसने हमें बेस का पीके भी पूछा है, तो हम देखिए न्यूट्रलाइन पॉइंट किस पे आ रहा है, 6 पे न्यूट्रलाइन पॉइंट आ रहा है। तो अगर 6 पे न्यूट्रलाइन पॉइंट आ रहा है, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर है, तो ऑब्वियसली तो हाफ न्यूट्रलाइन पॉइंट किस पे आएगा, 3 पे आएगा। हाफ न्यूट्रलाइन पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसमें ये परफेक्ट बफर होंगे, जिसमें आपका जो वीक बेस है और उस वीक बेस का जो सॉल्ट है यानी BH प्लस, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होगी। दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होगी तो उसी टाइम पे हेंडरसन इक्वेशन से POH और PKB भी इक्वल होगी। सो आपका वॉल्यूम कितना आ रहा है इसका, 3 ml आ रहा है, तो इसका वॉल्यूम अगर 3 ml है तो POH PKB तीनों के तीनों 3 आ रहे हैं। हेंस इसका जो आंसर जाएगा वो आएगा 3। देखते कितने लोगों ने सही किया, काफी कम लोगों ने सही किया। बेसिकली ग्राफ का इंटरप्रिटेशन को प्रेडिक्ट करने में काफी लोग गड़बड़ कर गए। आयन क्योंकि उनका बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन था, इसमें बेसिकली आपको समझना चाहिए था कि ये एक बेसिक बफर का क्वेश्चन है और बेसिक बफर के क्वेश्चन में हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। रॉन्ग रिस्पॉन्स वाले भी बहुत ज्यादा नंबर्स हैं। डेफिनेटली इसको इंटरप्रेट करना आसान नहीं था, इसको इंटरप्रेट करने के लिए डिफिकल्टी लेवल थोड़ी ज्यादा थी। ग्राफ को इंटरप्रेट करने के लिए आपको ग्राफ्स को अच्छे से स्टडी करना आना चाहिए था। चलिए लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है बच्चे, जरा देखें ध्यान से। लिक्विड ए और बी एक आइडियल सॉल्यूशन बना रहा है। लिक्विड ए और बी एक आइडियल सॉल्यूशन बना रहा है फॉर ऑल कंपोजिशन ऑफ ए एंड बी। और ये दो आइडियल सॉल्यूशन के एक की कंपोजिशन में एक ए जो है 0.25 है और दूसरे में जो ए है आपका 0.5 है, यानी अलग अलग ले रखा है। यानी अगर हम देखें
जो पीटी जो होता है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, एक में एक्स ए 0.25 है, दूसरे में यही अगला जो सॉल्यूशन बनाया हुआ है उसमें ये आपका है एक्स ए 1 कह देते हैं, इसको 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं, तो इसको 2 कह देते हैं। तो ये पी नॉट बी एक्स बी, इसमें 0.25 है, तो इसमें कितना है, इसमें है 0.5। तो ऑब्वियसली अगर ये 0.25 है तो ये 0.75 है, और ये अगर 0.5 है तो ये 0.5 है। और PT1 एंड PT2 क्या दे रखा है, यस दे रखा है। हैव दी PT1 टोटल वेपर प्रेशर इसका 0.3 है और इसका टोटल प्रेशर है 0.4 रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी इन द बार, यानी इसका मतलब एक बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन को सॉल्व करना है। 0.3 इज इक्वल्स टू पी नॉट ए 0.25 प्लस पी नॉट बी 0.75 और ये है अगला 0.4 इज इक्वल्स टू पी नॉट ए, ये आ गया आपका 0.5 और ये आ गया आपका पी नॉट बी 0.5। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है। ये जो इक्वेशन बन रही है, ये जो इक्वेशन है, दो इक्वेशन बन गई और दो ही वेरिएबल है पी ए पी बी। हम इसको सॉल्व करेंगे तो पी नॉट ए आ जाएगा आपका 0.6 और पी नॉट बी आ जाएगा आपका 0.2। सो व्हाट इज चाहिए उनको, क्या चाहिए उनको, बी चाहिए इन लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी, एंड प्योर वेपर प्रेशर लिक्विड का पी नॉट बी का वेपर प्रेशर आएगा 0.2। ये करेक्ट है। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले एक बार इसकी एनालिसिस देख लेते हैं कैसा एनालिसिस है। आइडियल सॉल्यूशन है और 41.7% लोगों ने सही किया है। ऑब्वियसली ये बहुत ही बेसिक एलिमेंट्री सवाल था, सिंगल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन था, इसमें कोई मिक्स्ड कॉन्सेप्ट नहीं था, इसीलिए इसको सही करने वालों के लोगों की परसेंटेज काफी बढ़िया थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15? द फिगर बिलो इन द प्लॉट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। पॉलिंग की बॉन्डिंग वाले ग्राफ को भी ये कुछ अपन ने ऐसे देखा हुआ है। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस H2 मॉलिक्यूल इन इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट, ठीक है। क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द नेट पोटेंशियल एनर्जी? नेट पोटेंशियल एनर्जी E0 की वैल्यू चाहिए उसको, और ये चाहिए इन द किलो जूल पर मोल, एक मोल के लिए चाहिए। कब चाहिए? जब ये इस डिस्टेंस पे है, यानी D0 पे है। और D0 की कंडीशंस क्या है? D0 पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन नहीं है और न्यूक्लियस न्यूक्लियर रिपल्सन भी नहीं है, एब्सेंट है, साफ दिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन एंड न्यूक्लियर न्यूक्लियर रिपल्सन आर एब्सेंट, ठीक है। एज रेफरेंस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज टेकन एज 0, ऑब्वियस सी बात है। एंड इट्स इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियर आर इनफाइनाइटली फार अपार्ट, जब आपके बहुत मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट होंगे तो उनका पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर। इसमें जेड तोड़ जाएगा क्योंकि जेड तो अपना हाइड्रोजन का 1 होगा, तो ये आपका 1 हो गया। अब हमें के की वैल्यू चाहिए, जेड की वैल्यू चाहिए, ई की वैल्यू चाहिए, आर की चाहिए। तो के क्या है? कांस्टेंट 9 और ये क्या हो गया? ये हो गया आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19 का स्क्वायर, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन और डिवाइडेड बाई आर। आर हो गया आपका डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, और माइनस साइन तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की बात चल रही है भाइयों। तो ये माइनस में आ गया। और ये किसका है? एक हाइड्रोजन का है, लेकिन हमें ऐसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की चाहिए। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या होता है? H एटम, और H एटम को मिला के आप बनाओगे H2 मॉलिक्यूल, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इस तरह से 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो गया पोटेंशियल ऑफ H2 मॉलिक्यूल, और इसको फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एवोगाड्रोस नंबर से। एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद ये पोटेंशियल एनर्जी आएगी किसकी? ये पोटेंशियल एनर्जी आएगी पूरे H2 मॉलिक्यूल की, और वो भी 1 मोल की। और उसकी वैल्यू क्या है? उसकी वैल्यू आएगी, जब हम उनको कैलकुलेट करेंगे, ये आएगी -524649। ये पोटेंशियल ग्राफ है। कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी है, लेकिन ये इसका आंसर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आ रहा है, बट उससे पहले एनालिसिस देख लेते हैं। काफी कम लोगों ने इसको सही किया, 65.68% ने रॉन्ग किया। क्वेश्चन को देख के ही डर गए। क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन था, कैलकुलेशन बहुत बेसिक थी। सॉरी, कैलकुलेशन तो थोड़ी लेंदी थी, लेकिन फॉर्मूला बहुत बेसिक था। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16, पी से क्यू बनाना है। कंसीडर रिएक्शन बिटवीन पी टू क्यू। पी आपका एनिलीन दिख रहा है, और ओवरऑल यील्ड ऑफ द मेजर प्रोडक्ट क्यू से जब आप बनाओगे, पहले पी से जब क्यू बनाओगे तो वो 75% है, यानी परसेंटेज यील्ड जो है वो आपकी 75 है, यानी 100% यील्ड नहीं है। व्हाट इज द अमाउंट इन ग्राम्स क्यू ऑब्टेन्ड? क्यू जो ऑब्टेन होगा
वो अमाउंट जब अगर 9.3 ml ऑफ पी ले रखा है, यानी पी को इन ml दिया है, लेकिन आगे जाके देखिए यूज डेंसिटी ऑफ पी एज 1, तो इसका मतलब ये 9.3 ग्राम ही है। ओके, और मोलर मास ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो है रेस्पेक्टिवली जो होते हैं एज यूजुअल दिया हुआ है। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे 6 कार्बन है, 6 कार्बन है तो 6 कार्बन का 12 इंटू 6 यानी 12 6 या आपका 72, 72 प्लस नाइट्रोजन के 14, तो ये हो गए आपके 86, और फिर हाइड्रोजन हो गए आपके 7, तो ये हो रहे हैं 93 ही हो रहा है, यानी ये इसके मोल्स हो गए। इतने मोल्स जो है आपके डाइजोनियम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, और डाइजोनियम के साथ रिएक्ट करके क्या देगा ये देगा आपको डाइजोनियम क्लोराइड। डाइजोनियम क्लोराइड जो है वो बेसिक मीडियम में NaOH के प्रेजेंस में बीटा नैप्थोल के साथ बहुत प्यारा कॉम्प्लेक्स देता है, कलरफुल कॉम्प्लेक्स देता है, और ये ऑर्थो पे अटैक करता है, या जैसे वो अपन अल्फा बोलेंगे, नॉट ऑर्थो, अल्फा पे अटैक करेगा, जो कि ऐसे भी रिएक्टिव साइट होती है। और अल्फा साइट पे रिएक्ट करने के बाद क्योंकि बेसिक मीडियम में तो हाइड्रोक्साइड ग्रुप निकल जाएगा, रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, माइनस यहां आएगा, तो बीटा नैप्थोल का जो अटैक है अल्फा पोजीशन पे होगा डाइजोनियम के द्वारा। और उसके बाद तो थर्ड स्टेप लिया है, उसमें उन्होंने इसको एक जेंटल एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर दी, जिससे कि यहाँ पे आपका H आ जाए। सो बेसिकली आपका जो कंपाउंड बना Q, वो बना ये कंपाउंड आपका फंडामेंटली बन गया। अब जो कंपाउंड फंडामेंटली ये बन गया, अब इसका हमें चेक करना है क्या है इसका अमाउंट। तो ऑब्वियसली बात है मोलार रेशियो 1:1 जा रहा है, तो इसका मोलार रेशियो 0.1 था, तो इसका मोलार रेशियो भी 0.1 होगा, बट इसका मोलार रेशियो 0.1 नहीं होगा क्योंकि इसकी यील्ड 75% है, तो यानी 0.75। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसका मॉलिक्यूलर मास से। इसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो अराउंड 248 के आसपास आता है। आप देखेंगे तो इससे जो मास आएगा वो मास आएगा 18.60 ग्राम। तो ये आपका सॉल्यूशन हुआ इसका। देखते हैं कितने परसेंट लोगों ने सही किया, क्योंकि इसमें स्टोइकियोमेट्री का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया गया है। स्टोइकियोमेट्री है आपका, फिर आप देख रहे हो कि परसेंटेज यील्ड दे दिया, एक बहुत प्यारा टेस्ट दे दिया आपका डाइजोनियम के साथ, और देखते हैं कितने लोगों ने सही किया इसको। एलिन का टेस्ट है ये, और काफी कम लोगों ने सही किया, काफी कम लोगों ने सही किया, क्योंकि काफी अच्छी कैलकुलेशंस थी, और रॉन्ग का परसेंटेज भी बहुत बड़ा है, अनअटेम्प्टेड लोगों ने काफी नहीं किया। तो जब भी मल्टी कॉन्सेप्ट आता है, जेई एडवांस में मल्टी कॉन्सेप्ट आते ही लोग पहले ही हार मान लेते हैं। वो हार नहीं मानना, जीतना है, हर हालत में जीतना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 है टिन की एक्सट्रैक्शन किससे हो रही है? कैसेराइट, बेस्ट ओर ऑफ टिन कैसेराइट बाय रिडक्शन विद कोक। स्मेल्टिंग कर रहे हैं टिन की कोक के साथ, और जिससे कि हमको SN मिले। रिएक्शन क्या होती है जरा देखते हैं। SnO2 की रिएक्शन कार्बन के साथ, ये भी सॉलिड में ही है, और उससे टिन मिल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। जरा देखें क्या रिएक्शन है इसमें। रिएक्शन देख ली। अब उसके बाद आपको चाहिए मिनिमम टेम्परेचर जिसमें ये रिएक्शन हो जाए। क्यों चाहिए मिनिमम टेम्परेचर? क्योंकि एक्सट्रैक्शन में हमें ऐसा टेम्परेचर चाहिए जिससे कि हम कम से कम खर्च करके हम प्रॉफिट में मेटल को निकाल सके। अब निकालने के लिए इन्होंने क्या क्या दे रखा है? इन्होंने दे रखा है हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यूज, एंट्रोपी की वैल्यूज, वो भी स्टैंडर्ड, और हमें कह रहे हैं कि assume these enthalpy and entropies are temperature independent. Assume the enthalpy and entropies are temperature independent. तो सबसे पहले किसी रिएक्शन की फिजिबिलिटी के लिए हमें पता है डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल S, और ये मिनिमम कंडीशन है जहां आपको पता है कि डेल्टा G 0 होने पे आपका डेल्टा H अपॉन डेल्टा S जो है T आपको मिनिमम टेम्परेचर मिल जाएगा, जहां पे ये कंडीशन हो जाएगा। तो अगर हम ये स्टैंडर्ड कंडीशन में ले रहे हैं तो ये डेल्टा G डेल्टा S, तो ये आपका एक मिनिमम टेम्परेचर आ जा रहा है जहां हम ये काम कर सकते हैं। सो डेल्टा H एंड डेल्टा S जो है वो हमने लेके हम निकालने की कोशिश करते हैं वो टेम्परेचर जिसमें ये स्मेल्टिंग प्रोसेस आराम से हो सके। देखते हैं क्या हो रहा है। ओके, तो एंथैल्पी चाहिए आपको। एंथैल्पी चाहिए हमें प्रोसेस की, एंथैल्पी चाहिए हमें प्रोसेस की। तो एंथैल्पी कितनी दे रखी है? एंथैल्पी दे रखी है हमारे, सबसे पहले चाहिए CO2 की, कितनी है? -394 दे रखी है।
-394 दे रखी है, लेकिन किलो जूल में दे रखी है। माइनस 10 तो एलिमेंटल फॉर्म में है, तो उसकी तो 0 होगी। माइनस प्रोडक्ट तो हो गया। अब रिएक्टेंट चलते हैं। रिएक्टेंट में किसकी दे रखी है? रिएक्टेंट में दे रखी है आपकी SnO2 की। कितनी है SnO2 की? SnO2 की है -581 किलो जूल। अब ये कितना हुआ? ये माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, और ये प्लस हो गया, और वो 394, यानी हम इसमें 6 और ऐड कर देंगे, तो यानी ये हो जाएगा 187 किलो जूल। यानी हो गया एक तरह से ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की हो गई, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हो गई। अब इससे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के देखते हैं एंट्रोपी की। देखते हैं एंट्रोपी हमें निकालनी पड़ेगी प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की। तो प्रोडक्ट की एंट्रोपी में सबसे पहले आता है एंट्रोपी ऑफ CO2 कितना है? 210। ये जूल केल्विन में है, ध्यान रखना। ये जूल केल्विन में, ये किलो जूल में है, ये जूल केल्विन में, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कितनी है CO2 की? CO2 की एंथैल्पी है 210 माइनस माइनस प्लस देखना पड़ेगा किसका है उसका। उसके बाद है आपकी टिन की। टिन की कितनी है? टिन की है 52। अब माइनस करना पड़ेगा क्योंकि प्रोडक्ट का कर लिया। आप रिएक्टेंट करेंगे। रिएक्टेंट में सबसे पहले कर लेते हैं कार्बन है SnO2 में जो भी दिख जाए। SnO2 दिख गया -56 प्लस हमें कार्बन दिखा कार्बन का 6। यस, तो 56 + 6 ये हो गए आपके 62, और ये हो गए आपके 262 में से मैंने 62 माइनस किया, तो ये आ गया हमारा 200 जूल, नॉट किलो जूल, जूल केल्विन इनवर्स। अब हमें निकालनी है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होगा? T जो होगा वो हो जाएगा आपका 187 × 1000 डिवाइडेड बाई 200, और ये वैल्यू क्या आएगी? ये वैल्यू आएगी 935। देखते हैं इसकी एनालिसिस। करेक्ट रेस्पॉन्स देने वाले काफी लोग हैं, 18.09% लोगों ने इसको सही दिया। अनअटेंडेड जो है वो है 25%, और रॉन्ग रेस्पॉन्स देने वाले भी काफी थे। काफी लोगों ने रॉन्ग कैलकुलेशन करी, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, बेसिक था। इसमें सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी कैलकुलेशन इन्वॉल्व थी, एंड जो कि एलिमेंट्री थी। चलिए लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 18। स्टूडेंट्स, वापस से आयनिक आ गया। आयनिक आखिरी सवाल में भी आपका पीछा नहीं छोड़ा। एन एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ 0.0 m Zn+2, यानी Zn+2 की कॉन्सेंट्रेशन हमें दे रखी है। एसिडिफाइड सॉल्यूशन में Zn+2 कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, और ये सैचुरेटेड है, यानी अब फर्दर कोई भी आयन डाला गया तो वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। किस सॉल्यूशन में? 0.1 m के H2S के सॉल्यूशन में ऑलरेडी वो सैचुरेटेड पोजीशन पे है, अभी प्रेसिपिटेट नहीं हुआ, सैचुरेटेड हो गया। व्हाट इज द मिनिमम मोलार कॉन्सेंट्रेशन चाहिए H+ आयंस की रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ ZnS, यानी ZnS जो कि इस तरह से इक्विलिब्रियम में है। इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है ये हमें दे रखी है, क्योंकि अभी ये प्रेसिपिटेट नहीं हुआ है, तो हम ऐसा करते हैं सल्फाइड की कॉन्सेंट्रेशन यहां निकाल लेते हैं, क्योंकि KSP हमें दे रखी है। KSP हमें दे रखी है, और हमारे को सल्फाइड की कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाएगी कि उस टाइम पे सल्फाइड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, यानी H2S से कितना सल्फाइड ऑलरेडी सॉल्यूशन में आ चुका है। तो उससे हमें पता चल गया कि जो KSP है वो होगी आपकी Zn+2 की कॉन्सेंट्रेशन। KSP जो है वैल्यू है वो 1.25 × 10⁻22 है, और उसकी वैल्यू को हम डिवाइड कर देते हैं KSP डिवाइडेड बाय Zn+2 की कॉन्सेंट्रेशन। इससे हमें मिल जाएगा सल्फाइड की कॉन्सेंट्रेशन। हमें क्यों सल्फाइड कॉन्सेंट्रेशन? सल्फाइड की कॉन्सेंट्रेशन से ही हमें पता कितना H+ सॉल्यूशन में है, कितना मिनिमम H+ है। अब अगर हमने Zn+2 को इसको डिवाइड किया तो वो आ गया 0.05, ये आ गई हमारी सल्फाइड की कॉन्सेंट्रेशन। ये किसकी आ गई कॉन्सेंट्रेशन? ये आ गई हमारी सल्फाइड की कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, अब जो H2S है वो भी एक इक्विलिब्रियम में फॉलो करता है, वीक एसिड है, तो H2S भी एक इक्विलिब्रियम में है, और उसकी K इक्विलिब्रियम की वैल्यू नेट दे रखी है यहाँ पे। वो क्या आपकी वैल्यू दे रखी है? 1 × 10⁻21। इससे क्या मिलेगा? 2 H+ मिलेंगे, और हमें सल्फाइड आयन मिलेगा। सल्फाइड की कॉन्सेंट्रेशन देखिए हमने यहां से निकाल ली है, ये वैल्यू को यहां पुट करना है। अब इसकी 1 × 10⁻21 इक्विलिब्रियम वैल्यू है।
के वैल्यू है जिसे अपन कहेंगे, और जो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन हमें निकालनी है, सल्फाइड की कॉन्सेंट्रेशन हम यहां से निकालेंगे, इसको हम X कह देते हैं, एंड डिवाइडेड बाई H2S की कॉन्सेंट्रेशन, कितनी देर की H2S कॉन्सेंट्रेशन 0.1। अब हम सारी वैल्यूज को उधर लेके जाएं और H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकालें, ये H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आती है अराउंड 0.2। सो अगर ये H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 0.2 मोलर आती है, सो ये बहुत ही बेसिक सवाल था जिसमें खास कोई ज्यादा दिक्कत थी नहीं। एक एलिमेंट्री यूज ऑफ, आपका कह सकते हैं कि एसिडिक मीडियम के में कितना कोई आयनाइज होता है या कितना परसेंटेज आयनाइज होगा, ऐसे क्वेश्चन काफी आ चुके जेईई एडवांस में, और ये भी उसी रूप में था। देखते हैं कितने परसेंटेज लोगों ने ये सही किया। इसको करेक्ट करने वाले परसेंटेज वापस से बहुत कम है। आयनिक को देख के लोगों को डर आ जाता है, डर हटाना बहुत जरूरी, क्योंकि क्वेश्चंस इतने डिफिकल्ट नहीं आए, बहुत ही एलिमेंट्री क्वेश्चन से लेके फंडामेंटल क्वेश्चंस को लेके उन्होंने कॉन्सेप्ट को यूज किया है और उन्होंने क्वेश्चन को पिरोया है, बनाया है। और इसके थ्रू आप देखें कि ये जो आदमी डर जाता है आयनिक देख के, थर्मो देख के, एंड यही उसका परिणाम कि बहुत सारे लोगों ने इसको गलत किया। ये बहुत ही बेसिक सवाल थे और इस बेसिक सवाल के थ्रू आप जेईई एडवांस निकाल सकते हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है कि आपको अच्छा करना है। इस सॉल्यूशन में दौरान मैंने जो भी आपको हिंट्स दिए, जो भी आपको बातें बताई, वो ध्यान रखना है, उसको भूलना नहीं है। 2025 को क्रैक करना है और 2025 में अपना सिलेक्शन करवाना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।